हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सरिता रॉय और हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था। सेल चैप्टर में हम लोगों ने सेल के ओवरव्यू, सेल थ्योरी, साइंटिस्ट, उनके डिस्कवरीज और पूरा प्रोकारियोटिक सेल को डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूकारियोटिक सेल को स्टार्ट किया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा। इस लेक्चर में हम लोग यूकारियोटिक सेल के मेजर सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यूकारियोटिक सेल है, इसमें तीनों तरह के सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, वैसा सेल ऑर्गेनेल, वैसा कोशिका अंग जो कि एक ही झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और वो कौन कौन से हैं? वो है गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज और लाइसोसोम। इसे याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने, जो है GEML। GEML, जीमेल से इसे याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, वैसा सेल ऑर्गेनेल, वैसा कोशिका अंग जिसमें दो झिल्ली देखने को मिलती है, जो दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और वो है कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। फिर है नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, वैसा सेल ऑर्गेनेल जो झिल्ली रहित होता है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता। दैट इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। और वो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। आज के इस लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और राइबोसोम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? या सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप का होता है, बेलना आकार जैसा होता है। उसके बाद है डाई। डाई क्यों हम लोग यूज करेंगे? जब कभी भी हमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल, कोई भी कोशिका अंग सेल के अंदर देखना होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इसीलिए हमें नहीं दिखेंगे। तो उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ कलर डाला जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाई डाला जाता है, जिसके बाद वो विजिबल होते हैं। देन आफ्टर हम उसे देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक तरह का डाई यूज करते हैं, जो है जेसस ग्रीन डाई। कौन सा डाई? जेसस ग्रीन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि हमने पढ़ा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोशिका अंग है। और इसमें दो मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं? एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है आइनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी परत है, यह इसमें क्या होता है? इसमें पोरेंस नाम का एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आइनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा पारगम्य हो जाता है, ज्यादा परमिएबल हो जाता है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, जिसमें हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी परत। और ये क्या है? आइनर मेम्ब्रेन। और इसी दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस, एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आइनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ एक इनफोल्डिंग बना लेता है। क्या करता है? ये अंदर की तरफ एक इनफोल्डिंग बना लेता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टे कहा जाता है। जो आइनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस पे एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम भी पाया जाता है, जो है ईटीएस का एंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एंजाइम, या एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम। या F0F1 पार्टिकल, F0F1 पार्टिकल। और इसी के मदद से आइनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। अ, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे क्या बनता है? एटीपी बनता है। और एटीपी के टूटने पे पूरे सेल को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
अब जो ये अंदर का स्ट्रक्चर है, जो अंदर है, उसे क्या बोलेंगे? उसे मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। और इस मैट्रिक्स में क्या क्या देखने को मिलता है? इस मैट्रिक्स में हमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का 70s राइबोसोम होता है। क्या होता है? खुद का 70s राइबोसोम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ कुछ रिएक्शन के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिंक रिएक्शन के एंजाइम, लिंक रिएक्शन के एंजाइम या क्रेब साइकिल के एंजाइम, क्रेब साइकिल के एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ देखने को मिलेंगे? ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह बाइनरी फिजन के मदद से डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन के मदद से डिवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके वजह से ये जीवाणु कोशिका जैसे लगते हैं। कौन कौन सा? ये है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का होना, या 70s राइबोसोम का होना, और तीसरा कि माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन के मदद से डिवाइड करता है। यह तीनों कैरेक्टर हमने जीवाणु कोशिका में भी देखा था। तो पहले के टाइम में जो माइटोकॉन्ड्रिया था, यह एक तरह का बैक्टीरियल सेल ही था, एक तरह का जीवाणु कोशिका ही था। और इवोल्यूशन होने के कारण, धीरे धीरे डेवलप होने के कारण, इवोल्यूशन होने के कारण, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह आज एक तरह का सेल ऑर्गेनल बस बन के रह गया है, एक तरह के सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गया है। आगे चलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमें क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये बाइनरी फिजन के मदद से डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, या सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो उसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। या विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। तो उसका आंसर भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्लास्टिड्स, लवक। जो प्लास्टिड है, यह किसमें पाया जाता है? यह प्लांट सेल और यूग्लिनोइड में पाया जाता है। यूग्लिनोइड क्या है? प्रोटिस्टा जगत का मेंबर, प्रोटिस्टा जगत का मेंबर, जिसमें क्या देखने को मिलेगा? प्लास्टिड देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिड सिर्फ 2 जगह देखने को मिलेगा, एक है प्लांट सेल में और दूसरा है यूग्लिनोइड में। प्लास्टिड भी क्या है? एक तरह का डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, 2 मेम्ब्रेन से, 2 झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका अंग। प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? प्लास्टिड टोटल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है, यह रंगहीन प्लास्टिड होता है, जिसमें कोई कलर देखने को नहीं मिलता। अब कलर नहीं है तो इस प्लास्टिड का क्या काम है? यह प्लास्टिड क्या करता है? फूड स्टोर करता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए प्लांट के रूट्स में, जड़ में किस तरह के प्लास्टिड देखने को मिलेंगे? तो वो क्या होंगे? ल्यूकोप्लास्ट होंगे। प्लांट, अगर मान लो कि प्लांट की सारी पत्तियां झड़ गई, पतझड़ आ चुका है, प्लांट की सारी पत्तियां झड़ गई, तो अब प्लांट को फूड तो चाहिए, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फूड तो चाहिए। फूड कहाँ से आएगा? फूड आएगा जो प्लांट ने स्टोर करके रखा था पहले से। किसमें स्टोर करके रखा था? या तो रूट्स में स्टोर किया होगा, नहीं तो स्टेम में स्टोर किया होगा। ठीक, तो अभी यही इसी रूट से या स्टेम से प्लांट्स को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। प्लांट्स को क्या मिलता है? स्टोर्ड फूड से एनर्जी मिलता है। तो अब इस स्टोर्ड फूड, दैट मीन्स रूट, तो इस रूट में कौन सा प्लास्टिड पाया जाएगा? इस रूट में ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, जो प्लांट में इस फूड को स्टोर करके रखेगा।
अगर मैं बोल दूं कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है तो वो कौन सा प्लास्टिड स्टोर करेगा? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा। अगर प्रोटीन स्टोर हो रहा है तो वो कौन सा प्लास्टिड होगा? एल्यूरोप्लास्ट होगा। अगर फैट स्टोर हो रहा है तो कौन सा होगा? इलाइलोप्लास्ट प्लास्टिड होगा। दैट मीन्स ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 तरह के प्लास्टिड मिलेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा तो अमाइलोप्लास्ट होगा। अगर प्रोटीन स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट होगा। अगर फैट स्टोर करेगा तो इलाइलोप्लास्ट होगा। फिर है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है यह प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, हरे रंग का प्लास्टिड। और ये हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के होने के कारण प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि प्लांट में अगर ग्रीन लीफ है, हरी पत्तियां है या ग्रीन स्टेम है तो उसमें बताइए कौन सा प्लास्टिड होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा, प्रेजेंट इन लीफ या ग्रीन स्टेम। और क्लेमाइडोमोनास में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना होता है? एक। वही जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल किसमें पाया जाता है? ग्रीन स्टेम या ग्रीन लीफ में पाया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, जो है 20 से 40। और ये डाटा हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक। फिर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिसमें ग्रीन को छोड़कर बाकी सभी कलर देखने को मिलेंगे। जैसे कि फूल, फ्लावर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रेजेंट है। तो वो कौन देता है? वो देता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड इज कलरफुल, रंगीन होता है। और रंगीन होता है तो इसमें मेजर 2 पिगमेंट देखने को मिलेंगे, एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। फिर ये कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट में, फ्लावर में देखने को मिलेगा या फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने प्लास्टिड है? 3 प्लास्टिड है। सबसे पहले हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं था। कोई कलर नहीं होने के कारण ये क्या करेगा? ये फूड स्टोर करेगा। फूड स्टोर करेगा, फूड में भी हमने पढ़ा कि अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा तो अमाइलो होगा। फिर प्रोटीन स्टोर करेगा तो एल्यूरो होगा। और फैट स्टोर करेगा तो इलाइलो होगा। फिर हमने क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या था? एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड था, हरे रंग का प्लास्टिड था, जो कि एक पिगमेंट के वजह से होता है, दैट इज क्लोरोफिल। और इसी के वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। और यह प्लास्टिड कहाँ देखने को मिलेगा? हरी पत्तियों और हरे स्टेम में देखने को मिलेगा। फिर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि हरा रंग को छोड़कर बाकी जितने रंग अगर फूल या फल में देखने को मिल रहे हैं तो वो किस प्लास्टिड की वजह से देखने को मिल रहे हैं? वह क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की वजह से देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। जो हमारा प्लास्टिड है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। एक है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक है आइनर मेम्ब्रेन। आइनर मेम्ब्रेन, इसमें भी क्या होता है? जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें पोरेंस नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से आउटर मेम्ब्रेन आइनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा पारगम्य है, ज्यादा परमिएबल हो जाता है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन और आइनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग बोल देंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा के अंदर हमें फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, चिपटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग थाइलाकोइड कहते हैं। थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। और यही थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर सिक्के की तरह अरेंज होते हैं, जैसे कि हम लोग क्वाइंस अरेंज करते हैं, एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा कॉइन, उसी तरह से यह थाइलाकोइड अरेंज रहते हैं। और इसी ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्रैना कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्रैना कह देते हैं। और एक ग्रैना, एक पूरा ग्रैना
दूसरे ग्रैना से जुड़ा होता है। किसकी मदद से? स्ट्रोमा लैमेली के मदद से। किसकी मदद से? स्ट्रोमा लैमेली के मदद से। स्ट्रोमा लैमेले। फिर क्या है कि जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, इसके पास भी क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और क्या देखने को मिलेगा? 70S राइबोसोम। खुद का राइबोसोम होता है तो खुद का प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म है, यह अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है यह भी बाइनरी फिजन के मदद से डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी फिजन किसके मदद से डिवाइड कर सकते हैं? बाइनरी फिजन के मदद से। तो यहां पर भी जीवाणु कोशिका का तीनों लक्षण देखने को मिल रहा है। एक तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का होना, दूसरा 70S राइबोसोम का होना, और तीसरा बाइनरी फिजन का होना। तो यह जो क्लोरोप्लास्ट है या जो क्लोरोप्लास्ट है, यह भी पहले के टाइम में एक तरह का बैक्टीरियल सेल ही था, एक तरह का जीवाणु कोशिका ही था, जो कि इवोल्यूशन के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ आज एक सेल ऑर्गेनेल, आज एक कोशिका अंग में कन्वर्ट हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे राइबोसोम। जो राइबोसोम है यह विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। इसका साइज कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में कितना मीटर होता है ये मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। और जो राइबोसोम है यह क्या है? एक तरह का ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। अगर इसके पास कोई झिल्ली नहीं है तो ये सेल में क्या होता है? ये सेल में ऐसे ही पड़ा होता है, ऐसे ही कहीं पड़ा होगा। ठीक। और यह रासायनिक तौर पर किससे बना होता है? या आर आर एन ए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम है यह दो तरह का होता है, एक है 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। और जो राइबोसोम है यह दोनों सेल में देखने को मिलेंगे, प्रोकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे और यूकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे। जो 70S राइबोसोम है यह प्रोकार्योटिक सेल में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? जीवाणु कोशिका में देखने को मिलता है। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि यूकार्योटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हमें 70S राइबोसोम देखा। हमने 70S राइबोसोम देखा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकार्योटिक सेल। क्लोरोप्लास्ट। बाकी यूकार्योटिक सेल में कौन से राइबोसोम देखने को मिलेंगे? 80S राइबोसोम देखने को मिलेंगे यूकार्योटिक सेल। अगर मैं बोलूं कि यूकार्योटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम है तो 70S राइबोसोम है। और यूकार्योटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम है तो 70S राइबोसोम है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा राइबोसोम यूकार्योटिक सेल में मिलता है तो 80S राइबोसोम। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रोकार्योटिक सेल में कौन सा राइबोसोम मिलता है तो 70S राइबोसोम मिलता है। बाकी यहाँ पे एस क्या है? एस एक तरह का कांस्टेंट है, दैट इज सेडवर्क्स कांस्टेंट, जो कि राइबोसोम के डेंसिटी और साइज को मापता है। जो कि क्या करता है? राइबोसोम के डेंसिटी और साइज को मापने में काम आता है। हम लोग राइबोसोम को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ये दोनों राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। एक है स्मॉल सब यूनिट और एक है लार्ज सब यूनिट। ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट, छोटी उप इकाई, स्मॉल सब यूनिट, और लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट है इन 70S राइबोसोम यह 30S का होता है, और जो लार्ज सब यूनिट है इन 70S राइबोसोम या 50S का होता है। वहीं 80S राइबोसोम में जो स्मॉल सब यूनिट है यह 40S का बना होता है, और लार्ज सब यूनिट जो है यह 60S का बना होता है। अब राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन बनाने में मदद करता है।
तो हमने राइबोसोम के बारे में क्या पढ़ा? राइबोसोम जो है यह विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। साइज कितना होता है? साइज 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। यह रासायनिक तौर पर किससे बना होता है? यह रासायनिक तौर पर आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम है यह दोनों तरह के सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलेगा और यूकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। राइबोसोम का हमने दो टाइप देखा, एक है 70S राइबोसोम और एक है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम है यह सारे प्रोकार्योटिक सेल में देखने को मिलेंगे और यूकार्योटिक सेल के दो कोशिका अंग, दो सेल ऑर्गेनेल में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। बाकी जो 80S राइबोसोम है यह सभी यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के जो राइबोसोम है उनका स्ट्रक्चर, दो तरह के राइबोसोम में दो सब यूनिट मिलेगा, एक स्मॉल सब यूनिट जो कि एक है स्मॉल सब यूनिट और एक है लार्ज सब यूनिट, और ये दो सब यूनिट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। कौन सा? मैग्नीशियम आयन के मदद से। जो 70S राइबोसोम है इसमें स्मॉल सब यूनिट जो है यह 30S का बना होता है और लार्ज सब यूनिट जो है वो 50S का बना होता है। वहीं 80S राइबोसोम में भी दो सब यूनिट मिलेगा, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। यह दोनों जो सब यूनिट है उपिकाई है, यह मैग्नीशियम आयन के मदद से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और जो स्मॉल सब यूनिट है यह 40S का बना होता है और जो लार्ज सब यूनिट है यह 60S का बना होता है। बाकी राइबोसोम किसमें मदद करता है? यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही।